गाइस, राध्या को पता चल चुका है सच कि अब मेरा इस घर में कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि प्रथम की मर्जी से शादी नहीं हुई थी, तो राध्या जब से, जिसका मतलब जबरदस्ती प्रथम के ऊपर ऐसे जो बोझ होता है ना, बोझ बनकर पड़ी थी। राध्या को जब ये बात पता चली तो राध्या ने इस बात पर बहुत ज्यादा गौर दिया और दादी से वार्तालाप करी और अपनी सास से भी बात करी। उसके बाद उसे पता चलता है कि यार प्रथम ही है जो भी कुछ हो रहा है, इस वजह से प्रथम मेरे से प्यार नहीं करता और इसी वजह से मुझे घर में ऐसा ही भाई मतलब कुछ अनकंफर्टेबल वाला फील हो रहा है। तो राध्या घर से जाने वाली है। बल्कि आपने इसे जबरदस्ती मेरे सर पर लाकर बोझ बनाकर रख दिए है, जो कि मुझे मजबूरी में निभाना पड़ रहा है। यह बात सुनते ही राध्या को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह सोचने लगती है कि प्रथम सर के बिना मर्जी के ही मेरी शादी हुई है। यह सुनने के बाद राध्या के होश उड़ जाते हैं और राध्या पूरे तरीके से टूट जाती है। फिर प्रथम के पिता ओमकार जी को भी बेहद बुरा लगता है। वह सोचते हैं कि आखिर उनका बेटा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। रस्मों का महत्व उनके लिए बहुत बड़ा है और परिवार की इज्जत बनाए रखना सबसे ऊपर है। जैसे ही प्रथम घर लौटता है, उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वे ऊंची आवाज में डांटते हुए कहते हैं, प्रथम, तुझे शर्म नहीं आई? तेरी पत्नी तेरे इंतजार में मायके में बैठी थी और तू उसे लेने तक नहीं गया। ऐसा कौन सा काम था जो इतना जरूरी था कि तू अपनी पत्नी को पग फेरे की रस्म के लिए घर लेने भी नहीं गया? लेकिन इस बार प्रथम चुप नहीं रहता। उसके अंदर का गुस्सा और दबे हुए जज्बात बाहर निकल आते हैं। राध्या मेरी पत्नी नहीं है। राध्या मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे सर पर डाल दिया है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मुझे यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं था। ये शब्द सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। वहां खड़ी राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर जैसे हजारों सवाल उभर आते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह सोचने लगती है कि यह क्या सुन रही है। क्या वाकई प्रथम को यह शादी मंजूर ही नहीं थी? उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके मन में सवाल गूंजने लगता है, अगर प्रथम को शादी करनी ही नहीं थी तो उन्होंने शादी क्यों की? क्यों मुझे इस रिश्ते में धकेला गया? क्या मैं सच में केवल एक बोझ हूं? यह सच जानने के बाद राध्या गहरे सोच में पड़ जाती है। वह खुद से जूझने लगती है। एक ओर उसके संस्कार और रिश्ते को निभाने की भावना होती है, तो दूसरी ओर उसकी आत्मसम्मान की आवाज होती है, जो कहती है कि उसे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जहां उसका पति प्रथम उसे अपनी पत्नी मानने से ही इनकार करता हो। इसी कशमकश में उसकी रातें करवटें बदलते बदलते कटने लगती हैं। उधर दादी की अपनी साजिश करती रहती हैं। दादी हर वक्त चाहती हैं कि प्रथम और राध्या के बीच की दूरी कभी कम ना हो। वह हर मौके पर ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती हैं जिससे दोनों के बीच दरार और गहरी होती जाए। लेकिन जैसे कहते हैं, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है जब करवा चौथ का त्योहार नजदीक आता है। राध्या चाहे दिल से कितनी भी टूटी हुई क्यों ना हो, लेकिन वह पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला करती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद अभी भी जिंदा होती है कि शायद एक दिन प्रथम उसके प्यार और समर्पण को समझेगा। पूरे दिन वह बिना कुछ खाए पिए प्रथम के नाम का व्रत रखती है। दूसरी ओर दादी फिर एक नई चाल चलती है। वह कोशिश करती हैं कि प्रथम घर देर से लौटे और राध्या का व्रत अधूरा रह जाए। उनका मकसद साफ होता है, अगर प्रथम समय पर घर नहीं आया और राध्या का व्रत टूट गया तो यह दोनों के रिश्ते को और कमजोर कर देगा। दादी मन ही मन खुश होती हैं कि उनकी योजना सफल होने वाली है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और चांद निकलने का वक्त होता है, राध्या की हालत बिगड़ने लगती है।